क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी शब्द कहे आप किसी से पूरी बातचीत कर सकते हैं? एलन पीस की मशहूर किताब बॉडी लैंग्वेज इसी अनकहे संवाद की दुनिया की खिड़की खोलती है। और ये जो आप सुनने जा रहे हैं वो उसी किताब का एक कहानी रूपांतरण है। इससे न सिर्फ किताब को समझना आसान हो जाएगा, बल्कि हर चैप्टर आपके लिए एक दिलचस्प सफर बन जाएगा। और ये वीडियो इस पुस्तक के पहले चैप्टर का है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझना एक भाषा को समझने के समान है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी एक भाषा की ही तरह है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। वर्तमान के शहरों में इतिहास में वर्णित शहरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा व्यस्तता और हलचल सी हो गई है। एक शहर के एक कोने में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वो एक शांत स्वभाव का युवक था। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन वो कुछ ऐसा देख लेता था जो आम लोग अनदेखा कर देते थे। बॉडी लैंग्वेज यानी इशारे, चेहरे के भाव, आंखों की हरकतें और न जाने क्या क्या। वो इंसानों के हाव भाव पढ़ लेता था जैसे कोई किताब पढ़ता हो। बचपन से ही विवेक को लोगों को देखना पसंद था। कभी रेलवे स्टेशन पर लोगों को जाते हुए देखता, तो कभी स्कूल के ग्राउंड में बच्चों के हाव भाव को नोट करता। उसे समझ आता था कि कौन बच्चा गुस्से में है, कौन डर रहा है और कौन सिर्फ दिखावे का हौसला दिखा रहा है। विवेक को नहीं पता था कि ये सब कुछ किसी विशेषज्ञ ज्ञान का हिस्सा है, लेकिन जब उसने कॉलेज में अशाब्दिक संप्रेषण पर एक वर्कशॉप अटेंड की, तो उसके भीतर जैसे रोशनी सी फैल गई। वहां उसने जाना कि वो जिस कला को बचपन से महसूस कर रहा था, उसका बाकायदा नाम और इतिहास है। उसे पता चला कि इस विषय पर जूलियस फास्ट नाम के लेखक ने 1970 में एक किताब लिखी थी, बॉडी लैंग्वेज। और हैरानी की बात यह थी कि इंसानों के शरीर की भाषा, जो लाखों साल से हमारे साथ है, उस पर गंभीर अध्ययन सिर्फ पिछले कुछ दशकों में ही शुरू हुआ है। उस दिन के बाद विवेक खुद को सिर्फ इंसानों का दर्शक नहीं, बल्कि एक सीखने वाला समझने लगा। वो हर जगह, पार्टी में, दफ्तर में, बस में और यहां तक कि टीवी पर आने वाले नेताओं के भाषण में भी लोगों के हाव भाव को पढ़ता। उसे चार्ली चैपलिन की मूक फिल्मों से बहुत लगाव हो गया। वो समझ गया कि कैसे बिना कुछ बोले भी कोई पूरी कहानी कह सकता है। चैपलिन जैसे कलाकारों ने जब अभिनय में सिर्फ शरीर और चेहरे का इस्तेमाल किया, तो वो दर्शकों के दिलों तक पहुंच गए। मगर वक्त बदला और जब आवाज वाली फिल्में आईं, तो ऐसे कलाकार पीछे छूटते चले गए। लेकिन विवेक जानता था, चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब वो एक अशाब्दिक विशेषज्ञ बन चुका था। उसका सपना था लोगों को, खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। वो हमेशा कहा करता था, शब्दों की जरूरत तभी पड़ती है जब शरीर की भाषा कोई और कहानी नहीं कह रही हो। अब विवेक का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब लोगों की बातों से ज्यादा उनकी बिना बोले हुई बातों पर ध्यान देने लगी थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसकी नजर एक और पुरानी किताब पर पड़ी, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। लेखक थे चार्ल्स डार्विन, वही डार्विन जिनके बारे में स्कूल में उसने विकासवाद के सिद्धांत में पढ़ा था। जैसे ही विवेक ने किताब पढ़नी शुरू की, वो भीतर तक हिल गया। डार्विन ने 1872 में ही ये बात कह दी थी कि इंसानों और जानवरों की भावनाएं उनके हावभाव और चेहरों पर झलकती हैं। आज करीब 150 साल बाद आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके कई विचारों से सहमत हैं। उसे और भी चौंकाने वाली बात तब पता चली जब उसने एक अध्ययन पढ़ा अल्बर्ट मेहरेबियन का। उन्होंने पाया कि जब कोई कुछ बोलता है तो सिर्फ 7% असर शब्दों का होता है, बाकी का प्रभाव होता है आवाज की टोन का, आवाज की उतार चढ़ाव का 38% प्रभाव होता है और सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव होता है 55% तक।
विवेक सोचने लगा, अगर यही सच है तो हम जो कुछ समझते हैं उसमें ज्यादातर हम बोलने से नहीं बल्कि देखने और महसूस करने से समझते हैं। उसने फिर एक और अध्ययन पढ़ा, रे बर्डविस्टेल का। उन्होंने बताया कि इंसान दिन भर में मुश्किल से 10 से 11 मिनट ही बोलता है और बातचीत के दौरान असल में 65% से भी ज्यादा बात अशाब्दिक होती है। कॉलेज में एक दिन विवेक ने एक जोड़े को देखा। लड़की ने लड़के की तरफ देखा, मुस्कुराई नहीं, कुछ कहा भी नहीं, बस एक नजर डाली। लड़का समझ गया। विवेक को उस क्षण में किताब की वो लाइन याद आई, जब कोई महिला किसी पुरुष पर कातिलाना नजर डालती है तो वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती है। विवेक अब ये भी जान गया था कि चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति, शब्द और शरीर की गति साथ साथ चलते हैं और कोई जानकार व्यक्ति सिर्फ किसी की आवाज सुनकर भी बता सकता है कि उसका चेहरा और शरीर कैसा दिख रहा होगा। लेकिन विवेक के लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी, हम इंसान असल में एक जानवर ही है। होमो सेपियंस एक ऐसा जानवर जो बिना पूंछ के है, 2 पैरों पर चलता है और जिसके पास एक शानदार दिमाग है। फिर भी हम अपने शरीर की भाषा के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारी आवाज कुछ और कहती है, लेकिन हमारे शरीर के संकेत और मुद्राएं कोई दूसरी कहानी सुना रहे होते हैं। अब विवेक जब भी किसी को देखता तो वो शब्दों के पीछे छिपी कहानियां पढ़ता। उसे लगने लगा कि असली संप्रेषण तो वही होता है जहां कोई कुछ नहीं कहता। अब विवेक की नजरें लोगों के चेहरों से लेकर उनकी उंगलियों की हरकत तक को पढ़ने लगी थी। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हो रही थी। स्टेज पर एक लड़का पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा था, लेकिन सामने बैठे श्रोताओं की आंखें नीची थी, हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए, और कई लोग कुर्सियों पर पीछे टिके बैठे थे। विवेक ने धीरे से बगल में बैठे अपने दोस्त से कहा, देख, लोग सुन तो रहे हैं पर भीतर कुछ भी नहीं जा रहा। कैसे बता? दोस्त ने चौंक कर पूछा। विवेक मुस्कुराया, शब्दों और शरीर में तालमेल नहीं है। वक्ता बोल रहा है कि आप सबका उत्साह सराहनीय है, लेकिन श्रोता बोर हो चुके हैं। एक अनुभूतिक्षम व्यक्ति ये सब देख लेता है। अब विवेक ने जाना कि अनुभूति क्षमता का मतलब होता है दूसरों के भीतर झांकना, वो भी बिना कुछ कहे। उसे मां की बातें याद आई, कैसे वो बचपन में बिना कुछ बोले समझ जाती थी कि वो उदास है या झूठ बोल रहा है। मां के पास तो जैसे जादू था। अब समझ में आया, वो अनुभव नहीं था, वो नारी अंतर्बोध था। विवेक ने पढ़ा था कि महिलाएं जन्मजात अनुभूतिक्षम होती है। शायद इसलिए मां की एक नजर काफी होती थी सब समझने को। एक शाम उसकी दोस्त रिया कैफेटेरिया में बैठी कुछ परेशान सी लग रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी उंगलियां कॉफी कप के हैंडल पर तेजी से घूम रही थी और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। किसी का इंतजार कर रही हो? विवेक ने पूछा। रिया चौंकी। तुम्हें कैसे पता? विवेक मुस्कुराया। अब वो सिर्फ बातें नहीं, लोगों की भावनाएं पढ़ना सीख गया था। रिया बोली, तुम्हें भी मां जैसा कोई छठा इंद्रिय मिला है क्या? नहीं, उसने कहा, बस थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है उन बातों पर जो कोई कहता नहीं। विवेक ने महसूस किया कि माओं की ये अनुभूति क्षमता यूं ही नहीं आती। उन्होंने बचपन से बच्चों के साथ बिना शब्दों के संवाद करना सीखा होता है। जब बच्चा रोता है तो मां जान जाती है कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, बिना बोले, बिना पूछे। और शायद इसीलिए विवेक को अब समझ में आ रहा था कि शब्द कमजोर होते हैं, लेकिन संकेत बहुत तेज। विवेक अब सिर्फ लोगों को पढ़ नहीं रहा था, वो अब जानना चाहता था कि ये संकेत आते कहां से हैं? क्या ये हर किसी के साथ पैदा होते हैं या बचपन से सिखाए जाते हैं? उसकी ये जिज्ञासा उसे यूनिवर्सिटी के एक पुराने प्रोफेसर के पास ले गई, डॉक्टर शर्मा, जो व्यवहार विज्ञान के विशेषज्ञ थे। सर,
विवेक ने पूछा, क्या मुस्कुराना सीखा जाता है या हम पैदा होते ही जान जाते हैं कैसे मुस्कुराना है? डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही सवाल। कुछ संकेत हमारे साथ ही जन्म लेते हैं, जैसे शिशु का मां का दूध चूसना या अंधे बच्चों का मुस्कुराना। ये सब बताता है कि कुछ हाव भाव जन्मजात होते हैं, जैसे हमारे डीएनए में लिखे हों। उन्होंने विवेक को एक प्रयोग बताया, जहां दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों की चेहरे की भाव भंगिमाओं का अध्ययन किया गया। नतीजा ये निकला। प्रोफेसर बोले कि गुस्सा, डर, खुशी, हैरानी जैसी भावनाओं को दिखाने के तरीके लगभग हर संस्कृति में एक जैसे होते हैं, यानी ये हमारे अंदर जन्म से मौजूद होते हैं। अब विवेक को याद आया, वो जब छोटा था, अंधी आशा दीदी भी हंसती थी, बिना कभी किसी और को मुस्कुराते देखे। शायद वो मुस्कुराहट उन्होंने कभी सीखी नहीं थी, वो तो उनके अंदर थी ही। पर फिर प्रोफेसर ने अगला सवाल पूछा, और ये बताओ, जब तुम सीने के सामने हाथ बांधते हो तो कौन सा हाथ ऊपर रहता है? विवेक ने झट से दिखाया, बायां हाथ ऊपर। अब उल्टा करके देखो। जैसे ही विवेक ने उल्टा किया, वो असहज हो गया। समझे? प्रोफेसर बोले, यह भी हो सकता है कि यह मुद्रा आनुवंशिक हो, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। विवेक को अब लगने लगा कि शरीर का हर इशारा एक भाषा है, कुछ जन्म से, कुछ सीखे हुए और कुछ संस्कृति से मिले हुए। जैसे जब लड़के कोट पहनते हैं तो ज्यादातर दायां हाथ पहले डालते हैं, और लड़की अबाया। ये शायद परंपराओं और आदतों से आया हो। और एक रोज कॉलेज के रास्ते पर उसने देखा, एक लड़का और लड़की आमने सामने से आ रहे थे। जैसे ही वो पास आए, लड़का हल्का सा लड़की की ओर झुका, पर लड़की थोड़ी दूर हट गई। विवेक मुस्कुराया। अब वो समझ चुका था, ये कोई शर्म या झिझक नहीं, ये तो हो सकता है एक नारी की सहज प्रतिक्रिया हो, शायद जन्मजात या शायद सीखी हुई, पर अब तो वो उसकी फितरत का हिस्सा बन चुकी थी। अब विवेक का ध्यान सिर्फ इशारों को पहचानने पर नहीं था, वो जानना चाहता था कि इन इशारों की शुरुआत कहां से हुई। क्या ये बस आदतें थी या हमारे इतिहास की कोई छुपी हुई कहानी? वो एक शाम अपने दादाजी के पास बैठा था, जब उन्होंने कहा, बचपन में जब मैं कुछ नहीं समझता था तो बस कंधे उचकाकर कह देता था, नहीं पता। विवेक ने गौर किया, कंधे उचकाना, ये एक ऐसा इशारा है जो लोग हर भाषा में करते हैं। प्रोफेसर शर्मा की बात याद आई। ये एक बहुल मुद्रा है। खुली हथेलियां, झुके कंधे और ऊपर उठी भौहें मिलकर ये दर्शाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अनिश्चित है। दादाजी हंसे, और तू जब छोटा था, जब मम्मी तुझे ज्यादा खिला देती थी तो तू सिर इधर उधर घुमा देता था, बस खाना बंद। विवेक को झटका सा लगा, क्या ना के लिए सिर हिलाना वहीं से आता है? प्रोफेसर ने यही बताया था। बच्चा जब दूध नहीं पीना चाहता तो सिर हिला देता है, और धीरे धीरे ये इशारा पूरी जिंदगी के लिए न का प्रतीक बन जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि कैसे कुछ संकेत जन्म से आते हैं, जैसे सिर झुकाकर हाँ कहना, जो शायद स्वाभाविक नम्रता या सहमति का प्रतीक रहा हो। एक बार फिर विवेक ने कॉलेज में आसपास देखा, लोग बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे, कभी दांत दिखते, कभी सिर्फ होंठ खींचते। मुस्कुराना, क्या ये वाकई खुशी दिखाने के लिए है? उसने प्रोफेसर शर्मा से पूछा। प्रोफेसर मुस्कुराए, असल में नहीं, ये भी एक पुरानी धमकाने की मुद्रा से निकला है। जैसे जानवर दांत दिखाकर डराते हैं, इंसान भी पहले दांत दिखाता था ताकत जताने को। धीरे धीरे ये हाव भाव दोस्ती और अपनापन दिखाने के रूप में बदल गया। विवेक चौंक गया। मतलब हम जब मुस्कुराते हैं तो हम अपने पूर्वजों की आक्रामकता को एक नर्म चेहरे में ढाल देते हैं। एक दिन विवेक ने अपनी एक विदेशी दोस्त को अंगूठा दिखाया।
गुड जॉब। वो चौंकी और बोली, डोंट डू दैट, इन माई कंट्री दैट्स रूड। तभी उसे याद आया, प्रोफेसर ने बताया था कि अंगूठा दिखाना, अंगूठी बनाना या वी साइन हर देश में अलग मतलब रख सकता है। तो क्या ये भी एक तरह की भाषा ही है? विवेक ने खुद से पूछा। हाँ, अशाब्दिक भाषा, जो हमारी तरह ही समय के साथ इवॉल्व हुई और हमारे व्यवहार की आदिम जड़ों से जुड़ी हुई है। विवेक अब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहा था। वहां दुनिया भर से लोग आए थे। प्रोफेसर शर्मा ने जाते जाते उसे कहा था, हर इशारा सब जगह एक जैसा नहीं होता। अंगूठा ऊंचा करना, ओके साइन या वी साइन, ये सब देश के साथ मतलब भी बदलते हैं। पहला दिन ही था। एक जापानी प्रतिनिधि से बात करते हुए विवेक ने मुस्कुराते हुए ओके साइन दिखाया, अंगूठे और तर्जनी से ओ बनाते हुए। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्का मुस्कुराया। मनी। विवेक चौंका। ओके का मतलब जापान में पैसा तय हो सकता है। उसे याद आया, प्रोफेसर ने बताया था कि यह संकेत अमेरिका में तो ऑल करेक्ट या ओल्ड किंडरहुक से आया, पर फ्रांस में ये कुछ नहीं, और भूमध्य देशों में ये अपमानजनक भी हो सकता है। इसीलिए जब उसने ग्रीस से आए एक प्रतिनिधि को लिफ्ट वाले अंदाज में अंगूठा ऊंचा करके दिखाया, तो वो चौंक कर पीछे हट गया। अब विवेक को समझ आया कि जैसा देश वैसा भेष का असली मतलब क्या होता है। कॉन्फ्रेंस में एक वक्ता मंच से वी साइन बना रहा था। उसकी हथेली बाहर की तरफ थी। विजय, कोई बोला, पर बाद में जब एक ऑस्ट्रेलियाई युवक ने वही वी साइन हथेली अंदर की तरफ करके किसी अंग्रेज मित्र को मजाक में दिखाया, वो भड़क गया। क्या कह रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। विवेक ने बीच में पढ़कर हंसी में बात सुलझाई। ये वी साइन अगर हथेली अंदर हो तो यूके में अपमान माना जाता है, पर यूरोप में वही चीज 2 बियर भी हो सकती है। क्लास में सीखी बातें अब हकीकत में उसके सामने जीवित थी। उसे अब यह बात अंदर तक समझ आने लगी थी कि हर इशारा, हर मुद्रा एक संस्कृति का हिस्सा है, और बिना उसकी पृष्ठभूमि को समझे हम गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंत में जब एक अमेरिकी प्रतिनिधि ने ओके साइन दिखाया और पीछे खड़े फ्रेंच साथी ने हल्के से सिर हिलाया, विवेक मुस्कुराया। अब वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था, वो संस्कृतियों की चुप भाषा पढ़ना सीख रहा था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद विवेक अब एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। टीम में लोग कई देशों से थे, सब पढ़े लिखे, प्रोफेशन, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के मामले में हर कोई अलग। एक दिन मीटिंग में एक अमेरिकी साथी लारा कह रही थी, आई कंप्लीटली सपोर्ट योर आइडिया विवेक। पर विवेक की नजर उसके हाव भाव पर थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी थी, बाहें सामने क्रॉस की हुई और उसकी ठुड्डी नीचे झुकी हुई थी। विवेक को पिछले दिनों की पढ़ाई याद आई। अगर शब्द कुछ कहें और शरीर कुछ और, तो शरीर पर ही भरोसा करना चाहिए। वो मुस्कुराया, लेकिन सीधे सवाल पूछ लिया, क्या कुछ ऐसा है जिस पर आप असहमत हैं? लारा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक्चुअली आई डू हैव सम कॉन्सर्न्स। अब विवेक समझ चुका था, मुद्राएं कभी झूठ नहीं बोलती। फिर एक दिन उसे अपने प्रोजेक्ट को एक क्लाइंट को प्रेजेंट करना था। क्लाइंट उसके सामने बैठा था, चेहरे पर हाथ रखा था, तर्जनी गाल को छू रही थी, बाकी उंगलियां मुंह को ढक रही थी और अंगूठा ठुड्डी को सपोर्ट दे रहा था। साथ ही वो अपने हाथ पैर बांध कर बैठा था, सिर झुका हुआ था। शब्दों में वो कह रहा था, ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन विवेक समझ चुका था, ये बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, मुझे ये पसंद नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। वो रुका नहीं, उसने तुरंत सवाल किया, क्या आप चाहे तो हम इसमें कोई बदलाव करें? क्लाइंट मुस्कुराया। अब उसका शरीर थोड़ा खुला, हाथ खुले, आंखों में चमक आई। हाँ, अगर ये हिस्सा थोड़ा अलग हो जाए
तो ये और बेहतर लगेगा। विवेक मुस्कराया। वो अब केवल सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था शब्दों और मुद्राओं के बीच का तालमेल। कभी कभी मीटिंग्स में एक वरिष्ठ नेता भी आते थे। वे बोलते थे, हमें युवाओं की राय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन विवेक देखता, उनके हाथ सीने के सामने बंधे होते, ठुड्डी झुकी होती और लेक्चर स्टैंड को बार बार थपथपा रहे होते। वो समझ गया था, ये केवल कहने का अभिनय है, मन से वो सहमत नहीं। एक दिन टीम में एक महिला सहकर्मी ने अपने पति के बारे में बात की। मैं अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हूं। पर विवेक की नजर उस पर थी। वो बार बार अपनी शादी की अंगूठी को घुमा रही थी, निकालने और पहनने की हल्की कोशिशें कर रही थी। उसे फ्रायड का किस्सा याद आया, जब शरीर बेहोशी में भी सच कहता है। अब विवेक सिर्फ इशारों को नहीं पढ़ रहा था, वो इंसानों के मन के दरवाजे खोल रहा था। बिना एक भी शब्द के उसने अपने डायरी में लिखा, बॉडी लैंग्वेज को समझने का असली राज है मुद्रा समूहों को पढ़ना और उनकी पृष्ठभूमि को समझना। एक अकेली मुद्रा कुछ नहीं कहती, पर पूरी भाषा बन जाए तो वो झूठ नहीं बोलती। अब विवेक एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, जहां अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। क्लास का विषय था नेगोशिएशन स्किल्स, पर विवेक हर किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उसने नोट किया कि जब क्लास के बाद एक बुजुर्ग सज्जन से हाथ मिलाया गया, तो उनका हाथ एकदम ठंडा और ढीला था, जैसे कोई मरी हुई मछली। उसे याद आया। पहले तो विवेक को झटका लगा, क्या ये आदमी कमजोर या आत्मविश्वासहीन है? पर तुरंत उसे पिछली पढ़ाई याद आई। क्या पता उन्हें गठिया, आर्थराइटिस हो, या शायद वो कोई ऐसा कलाकार हो जिसके लिए हाथ बहुत कीमती हो। वो मुस्कराया और उन्हें सहजता से बातचीत में शामिल किया। और सचमुच वे एक मशहूर वायलिन वादक निकले, जिनकी उंगलियां हर समय सावधानी की मांग करती थी। कुछ दिन बाद एक मीटिंग में कंपनी का सीईओ आया, बहुत ही कड़क और शांत। वो ज्यादा इशारे नहीं करता था, उसके हाव भाव एकदम संयमित थे। अब विवेक को समझ आ गया था, सामाजिक स्तर जितना ऊंचा, देह भाषा उतनी नियंत्रित। सीईओ ने अपनी बातों में शब्दों का बड़ा कुशल इस्तेमाल किया, और शायद इसीलिए वो बार बार इशारों पर नहीं जाता था। वहीं मीटिंग में एक नया, कम अनुभवी कर्मचारी बोलते समय हाथों से खूब इशारे कर रहा था, भौहें उछाल रहा था और कभी मुस्कुरा भी देता था जब बात सच्ची नहीं होती। विवेक ने सोचा, कम शब्द, ज्यादा इशारे, शायद इसे अभी खुद पर विश्वास बनाना बाकी है। एक दिन लंच ब्रेक में एक किशोर लड़का अपने झूठ का पर्दाफाश खुद कर बैठा। उससे पूछा गया, क्या तुमने प्रोजेक्ट में गलती की थी? वो बोला, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन जवाब के ठीक बाद उसका हाथ अपने मुंह की तरफ गया और हल्के से उसने होठों को छू लिया। विवेक को वो तस्वीर याद आई, 5 साल का बच्चा जो झूठ बोलकर मुंह ढक लेता है। अब वो समझ गया था कि उम्र के साथ मुद्राएं परिष्कृत होती हैं, पर खत्म नहीं होती। फिर आया एक दिन जब उसे एक वरिष्ठ अधिकारी के झूठ को पहचानना था। वो अधिकारी बोले, हमें कर्मचारियों की भलाई की सबसे ज्यादा चिंता है। हाथों की हथेली खुली थी, चेहरा मुस्कुराता था, सब कुछ सही लग रहा था। पर विवेक की ट्रेन्ड आइज ने देखा, पुतलियां हल्की सिकुड़ी, एक आंख की भौं हल्की सी ऊपर उठी और होंठ का कोना थोड़ा फड़का। वो मुस्कुराया। कभी कभी सच्चाई चेहरे के किसी कोने में छुपी होती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, बॉडी लैंग्वेज को झूठ नहीं बोलना आता, पर इंसान कोशिश करता है, और तब भी उसके अंदर का बच्चा बोल ही पड़ता है। अब विवेक जान गया था कि बॉडी लैंग्वेज केवल इशारों की भाषा नहीं है, ये बचपन से वयस्कता तक चलने वाली एक सतत कहानी है, जिसमें हर भाव, हर अंग, हर हरकत कुछ कहती है।
और वो सच्चाई को छुपा नहीं सकती। अब विवेक को एक नई जिम्मेदारी मिली थी। नेशनल लीडरशिप सेमिनार के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार करनी थी। वहां देश के बड़े नेता, अफसर, सेलिब्रिटी और कुछ नामचीन प्रतियोगिता विजेता भी शामिल थे। विवेक की नजरें अब सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं थी। वो उनके चेहरों के पीछे छिपी सच्चाई को देखना जानता था। सेमिनार में मंच पर एक मशहूर राजनेता बोले जा रहे थे, हम देश के युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। हाथ खुले हुए थे, मुस्कान चेहरे पर थी और आवाज में भावनाएं भी भरी हुई। पर विवेक की नजरें कुछ और कह रही थी। पलकों की झपक थोड़ी तेज थी, चेहरे की एक भौं बार बार ऊपर उठ रही थी और उनके दाहिने गाल की मांसपेशी बार बार सिकुड़ रही थी। वो मुस्कराया। शब्दों का नकाब चाहे जितना चमके, शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद मिस इंडिया प्रतियोगिता की पूर्व विजेता मंच पर आई। उनकी मुस्कान इतनी नपी-तुली और हाथों के इशारे इतने परफेक्ट थे कि मानो स्क्रिप्टेड हों। विवेक को याद आया, ऐसी प्रतियोगिताओं में देह भाषा सिखाई जाती है ताकि वे उत्साह, गर्मजोशी और ईमानदारी की छवि पेश कर सकें। पर जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ा, उनकी उंगलियां बार बार उनकी स्कर्ट के किनारे को सहलाने लगी और पैर का संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया। विवेक ने देखा, ये उनकी चेतन मुद्रा नहीं थी, ये उनकी भीतर की बेचैनी बोल रही थी। विवेक को अब एक बात और समझ में आने लगी थी। चेहरा वो मैदान है जहां इंसान सबसे ज्यादा एक्टिंग करता है पर सबसे जल्दी हार भी जाता है। लोग मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, आंखें मटकाते हैं, पर असली सच उनकी गर्दन, उनके पैर, उनके हाथ बता देते हैं, क्योंकि नकली बॉडी लैंग्वेज ज्यादा देर टिक नहीं सकती। रात को वापस अपने कमरे में विवेक ने अपनी डायरी खोली और लिखा, सच को छुपाना आसान नहीं। चेहरे पे चाहे जितने मुखौटे हों, आंखें, हाथ और पैर सब गवाही दे ही देते हैं। वो जान गया था कि जब तक इंसान भीतर से ईमानदार न हो, बॉडी लैंग्वेज उसकी पोल खोल ही देती है। और तभी उसका ध्यान अपनी खुद की देह भाषा पर गया। क्या मैं भी कभी लोगों के सामने कोई नकाब पहनता हूं? ये सोचते सोचते उसने तय किया, अब मैं सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी मुद्रा से भी सच्चाई का संप्रेषण करूंगा। अब विवेक का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। सेमिनार में उसने बड़ी बड़ी हस्तियों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी थी और अपनी नोटबुक में हर इशारे की व्याख्या दर्ज कर ली थी। लेकिन अब उसके प्रोफेसर ने उसे एक नया चैलेंज दिया, पता करो कि कोई झूठ कब बोलता है और वह इसे कितनी सफलता से छिपा सकता है। पहला प्रयोग, झूठ की परीक्षा। विवेक ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक छोटा प्रयोग किया। अर्जुन, तुम मुझसे एक झूठ बोलो, लेकिन ऐसा कि मैं पकड़ न सकूं, उसने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने आज सुबह माउंट एवरेस्ट पर चाय पी। शब्द मजाकिया थे, पर विवेक ने देखा, उसकी आंखें ज्यादा झपक रही थी। होंठ के एक कोने में खिंचाव था और उसके नाखून टेबल पर धीरे धीरे खटखटा रहे थे। विवेक हंस पड़ा। तू चाहे झूठ बोले, लेकिन तेरा शरीर सच चिल्ला रहा है। दूसरा प्रयोग, सूक्ष्म संकेतों की ताकत। इस बार अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि वह अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखे, लेकिन विवेक ने नोट किया, उसकी पुतलियां हल्की सिकुड़ी, उसके गाल अचानक लाल हो गए और माथे पर हल्की सी पसीने की चमक आ गई। झूठ को शरीर से छुपाना नामुमकिन है, विवेक ने डायरी में लिखा। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर नहीं। तीसरा सबक, झूठ के पेशेवर खिलाड़ी। विवेक ने राजनेताओं, वकीलों और अभिनेताओं के भाषणों के वीडियो देखे। उसे दिखा कि ये लोग दो तरीके अपनाते हैं, या तो वे बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास कर लेते हैं या फिर उसे न्यूनतम कर देते हैं ताकि कुछ जाहिर ही न हो। पर जब उसने स्लो मोशन वीडियो देखे
तो पाया 1 सेकंड से भी कम समय में उनके चेहरे की एक नस फड़क जाती थी, उनकी आंखों की रोशनी बदल जाती थी। विवेक ने जाना, सिर्फ शब्दों को पढ़ना काफी नहीं, शरीर की सूक्ष्म गतिविधियों को समझना असली कला है। पुलिस की तकनीक से सीख। विवेक ने जब पुलिस की पूछताछ तकनीकों पर शोध किया तो उसे पता चला, झूठ पकड़ने के लिए आरोपी को खुले में बिठाया जाता है, रोशनी में, ताकि पूरा शरीर दिखे। झूठ अंधेरे में फलता है, रोशनी में नहीं। उसने लिखा, फोन पर झूठ बोलना आसान होता है क्योंकि वहां सिर्फ आवाज होती है, कोई इशारा नहीं, कोई फड़कन नहीं। सच्चाई की असली परीक्षा आमने सामने होती है। विवेक अब यह बात पूरी तरह समझ चुका था। रात को अकेले बैठकर विवेक सोचने लगा, क्या मैं कभी झूठ बोलते समय खुद भी पकड़ा गया हूं? उसने एक पुरानी याद को याद किया, जब उसने मां से कहा था कि होमवर्क पूरा है और मां ने उसकी आंखें देखकर ही पकड़ लिया था। अब उसे समझ आया कि मां ने शब्द नहीं पढ़े थे, उसने उसकी देहभाषा पढ़ ली थी। वो मुस्कराया, लाइट बुझाई और बुदबुदाया। शब्दों से सच बनाना आसान है, पर शरीर से झूठ छुपाना नामुमकिन है। अब तक विवेक ने शरीर की सूक्ष्म हरकतों, झूठ के संकेतों और देहभाषा के पीछे छिपी सच्चाई को पहचानना सीख लिया था। लेकिन अब प्रोफेसर वर्मा ने उसे एक और चुनौती दी। अब वक्त है देखने की नजरों को तेज करने का। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, लोगों को जीते जागते अध्याय की तरह देखना सीखो। हवाई अड्डे का क्लासरूम। विवेक ने पहला अभ्यास किया लखनऊ के हवाई अड्डे पर। एक कोने में बैठकर उसने अपने छोटे से स्केचबुक में लोगों की गतिविधियां नोट करनी शुरू की। एक महिला बार बार घड़ी देख रही थी, पैर थिरक रहे थे। वो अधीर है, उसने लिखा। एक बच्चा अपने पापा से लिपटा था, उसका चेहरा खिल रहा था। पिता के आने की खुशी। एक आदमी दूर से मुस्कुराता चला रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस रही थी। शब्द और शरीर में विरोधाभास। शायद तनाव में है। हर इशारे के पीछे की कहानी ढूंढना अब विवेक को एक खेल जैसा लगने लगा। पार्टी में चुप मगर चौकस। अगले हफ्ते कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी हुई। सभी दोस्त नाच गा रहे थे, लेकिन विवेक एक कोने की कुर्सी पर बैठा था, वॉलफ्लावर की तरह, जैसा उसकी किताब में लिखा था। परंतु वो बोर नहीं हो रहा था। उसकी नजरें हर किसी के चेहरे, हाथों, चाल और मुद्रा को पढ़ रही थी। एक लड़की बार बार बालों को पीछे कर रही थी। वो नर्वस है या आकर्षण महसूस कर रही है। दो दोस्त ज्यादा पास खड़े थे, लेकिन उनकी टांगे एक दूसरे से दूर थी। शारीरिक दूरी का मतलब है असहजता। एक लड़का बात करते हुए अपनी हथेलियां बार बार खोलता था, ईमानदारी दिखाने की कोशिश। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे वो पार्टी को सबटाइटल्स के साथ देख रहा हो। टीवी का नया इस्तेमाल। अब वो घर पर टीवी देखने का तरीका बदल चुका था। वो पहले आवाज बंद कर देता, केवल स्क्रीन देखता और सोचता, क्या हो रहा है? कभी कोई झगड़ा, कभी प्यार, कभी रहस्य। हर 5 मिनट में वो आवाज ऑन करता और अपनी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग स्किल की सच्चाई जांचता। धीरे धीरे वो बिना संवाद सुने ही लगभग पूरी कहानी समझने लगा। अब मैं बहरे लोगों की तरह देख रहा हूं, लेकिन सुन रहा हूं शरीर को, उसने डायरी में लिखा। विवेक की नजर अब बदल गई थी। अब वो जहां भी जाता, ट्रेन, कैंटीन, क्लासरूम या बाजार, हर जगह उसके लिए एक खुली किताब थी। लोग अब केवल लोग नहीं थे, वे चलते फिरते संकेत थे, जिनकी हर हरकत कोई गुप्त संदेश दे रही थी। रात को अपने कमरे में बैठकर विवेक ने फिर लिखा। मैंने सीखा कि हर मुस्कान में एक कहानी होती है, हर झपकती हुई पलकों में एक रहस्य होता है, और हर चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जाता है। और इसी के साथ
हमारा रोमांचक पहला चैप्टर खत्म होता है। दूसरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाएं, देखें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अब आपकी बारी। ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।